मेरे साथ प्रोफेसर चौथीराम यादव है जो आज बहुजन समाज को लेकर उनकी क्या रणनीति हो, किस तरह की शिक्षा हो, इस पर एक सेमिनार का आयोजन था, उसमें भाग लिया उन्होंने और अपनी बात रखी। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से देश में एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं और जिस तरह से जो नई सरकार है उसके आने के बाद दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, महिलाओं पर और खासकर माइनॉरिटी पर हमले बढ़े हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो हालात अभी देश में बने हुए हैं उस पर उनकी क्या राय है और किस तरह से इन सब से निकलने की कोशिश की जा सकती है और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या होगा और क्या ये सिर्फ एक वोट की राजनीति है या एक पार्टी विशेष की वजह से ये सब किया जा रहा है। सर, जिस तरह से हाल के दिनों में एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, आप खुद प्रोफेसर हैं, पूरा देश घूमते हैं, तो इस पूरे मामले को क्या ले रहे हैं? एक सामाजिक रूप से एक बुराई है या ये राजनीतिक रूप से जानबूझकर इसको बढ़ाया जा रहा है? देखिए, मामला तो बहुत ही पहले का है, मूलतः तो सामाजिक है, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक दल इस समय सत्ता के केंद्र में काबिज है, इसलिए अपनी वह राजनीति भी उसके द्वारा कर रहा है। आरएसएस जो है, इसका बड़ा पुराना मुद्दा था उग्र हिंदुत्ववाद को लागू करना। ये बात अभी तक वो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब की बार उनकी जो सरकार बनी है वो लगभग ऐसा सपना बेचा कि पूरे जनता ने उसको थोक के भाव खरीदा, और जब खरीदा है तो अब उनके सामने विपक्ष नहीं है। विपक्ष नहीं है तो अपना मनमाने ढंग से उसे वो करना शुरू किया। हिंदुओं को एकजुट करना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना, ये बहुत पहले से था, क्योंकि आप देखिए कि आज़ादी की लड़ाई में इनकी रत्ती भर भी भूमिका नहीं रही। ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, भारत के विभाजन में पाकिस्तान का साथ दे रहे। वो चाहते थे पाकिस्तान बने, यानी यहाँ के जो मुसलमान हैं पाकिस्तान में चले जाएं, हमारा एक हिंदू राष्ट्र रह जाए। तो ये सब किया था। तो जिसने स्वाधीनता आंदोलन में जिसकी रत्ती भर भी भूमिका नहीं रही, जिसका एक भी आदमी नहीं रहा, वह आज सबसे बड़ा देशभक्त अपने को बता रहा है। और जो सचमुच में उस आज़ादी की लड़ाई में जो राष्ट्रीय निर्माता रहे, उनके वसूलों पर चलने वाला जो समुदाय है, वह उनकी दृष्टि में देशद्रोही हो जा रहा है। तो यह बड़ी अजीब एक दोगली किस्म की राजनीति जो है वहाँ पर चल रही है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे सामने दो विकल्प इस तरह साफ दिखाई पड़ते हैं। एक तो उग्र हिंदुत्ववाद को लागू करने के लिए हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, और जनता है या बहुजन समाज की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्र को किसी प्रकार बचाना। हमारी जो भारतीयता है, क्योंकि दुनिया में हमारा देश धर्मनिरपेक्ष एक बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है और यही हमारी पहचान रही है। इस पहचान को वह एकदम से ध्वस्त कर रहे हैं और बड़े बड़े भोंडे तरीके से हो रहा है। देखिए कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, तो गांधी जी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाते हैं। वहाँ से लौटकर जब भारतवर्ष में आते हैं तो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाते हैं। तो यानी जिसकी आप उन्हें अगर बापू मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं, और यह मानकर विदेशों में जाकर उनके पर फूलमाला चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उसके हत्यारे पर इस तरह से करते हैं, उसके ऊपर लिखी गई किताब का विमोचन करते हैं। जब वहाँ बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, वहाँ जाते हैं तो गांधी का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम लेते हैं, नेहरू का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया अगर जानती है एक व्यक्ति के नाम पर, एक महापुरुष के नाम पर, तो गांधी हो, नेहरू हो, तिलक उस दौर के लोगों में, या फिर पुराने जो है बुद्ध के नाम पर जानते हैं, जो कि वर्ल्ड फिगर है, अंबेडकर के नाम पर दुनिया जानती है। आप अपना नाम अगर लेंगे, आपके वह महापुरुष तो नहीं है, आपके तो हैं मोहन भागवत, आपके हैं गुरु गोलवरकर, इनका नाम आप लेंगे। तो इनका नाम अगर लेंगे तो जानेंगे कि तो बहुत ही क्रिमिनल किस्म के लोग रहे हैं, समाज को बांटने वाले लोग रहे हैं। सब यह जानते हैं कि आरएसएस भारतवर्ष का सबसे बड़ा आतंकी गिरोह है। ये पश्चिम के लोगों को मानना है। तो आरएसएस सबसे बड़ा गिरोह है आतंकी। यह जब उनकी समझ है, तो वहाँ आप मोहन भागवत का नाम लेंगे, इनका गुरुवरकर का नाम लेंगे, तो आप ये क्या चीज़ है? अपनी जो है फेस सेविंग के लिए ये बाहर इस लोगों का नाम लेते हैं और अपने देश में इनके अनुयायियों का पूरा दमन करते हैं। तो दलितों का और मुसलमानों का इनके मुख्य निशाने पर है, इनके लिए उस पूरा कर रहे हैं। इसलिए जो बहुजन समाज है, जो 3/4 आबादी जिसकी है, जिन्हें हम सबाल्टर्न सोसाइटी कहते हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है। जो 3/4 आबादी वाला हिस्सा है वो हाशिए का समाज कहा जा रहा है, और जो 1/4 वाला हिस्सा है वो मुख्य धारा का समाज बना
है ना। तो ये विडंबना है इसलिए कि जो बहुजन समाज को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया, आर्थिक संसाधनों से उन्हें बिल्कुल अलग किया, उनके अधिकार को हनन किया, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, केवल कर्तव्य का बोझ है। तो इस तरह से हजारों साल से इनको हाशिए पर डाला गया है, अशिक्षा के नाते, अर्थाभाव के नाते। इन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, यह नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी इस बहुजन समाज को इतना कमज़ोर बनाकर उसे हाशिए पर रखा गया है, जबकि वह मुख्य धारा का है। सारा उत्पादन हमारे देश का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का की रीढ़ है हमारा बहुजन समाज, जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, श्रम से जुड़ा हुआ है। तो उत्पादन ये कर रहे हैं, इनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं हो रही है, लेकिन जो केवल उपभोग कर रहे हैं, कभी हल्की मूठ नहीं पकड़ेंगे, कभी श्रम नहीं करेंगे, वे उपभोक्ता समाज के हैं और उनको महीन चावल से नीचे उनके गले नहीं उतरेगा। तो जो कमा रहे हैं वह भूखों मर रहे हैं, और जो नहीं कमा रहे हैं वह गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। वह हाल के दिनों में जिस तरह से कुछ जगह, जैसे ऊना की घटना हो, उसके बाद लखनऊ में जिस तरह से प्रतिरोध हुआ, रोहित वेमुला को लेकर पूरे देश में एक आंदोलन चला, दलित समाज, मुस्लिम समाज में एक एकजुटता दिख रही है, बहुजन समाज में एकजुटता दिख रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि देश में हालात बदलेंगे? क्या उम्मीद लग रहा है, या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा तेज होगा? और देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तेज होगा तभी तो उसका बढ़ेगा, और उसकी शुरुआत हो गई है इसकी। जैसा मैंने कहा कि यह जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रोहित वेमुला की हत्या के बाद का जो मामला है, और जैसे उसने सीधे जोर पकड़ा और जेएनयू में आकर के पूरा, यानी लोग आप देख लीजिए कि इस सरकार की सबसे बड़ी चिंता जेएनयू हो गया था, क्योंकि जो जेएनयू हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र का सिंबल बन गया था, सारे जो प्रतिरोध की शक्ति का केंद्र बन गया था, इस शक्ति के केंद्र को ध्वस्त करना उनका प्राथमिक लक्ष्य हो गया। उसको देशद्रोही करार दिया गया, जेल में डाला गया। कैसे कैसे तिक्रम करके उनके जो सारे आरएसएस के कार्यकर्ता थे, लाठी डंडा लेकर के, वकीलों का चोंगा पहन करके जो है कचहरी में जहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, कन्हैया को जिस प्रकार से पीटा है सब जानते हैं कि मैंने हुआ। नारेबाजी करने वाले तो वीडियो सब मालूम हो गया कि सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ये लोग थे, इस तरह से कर रहे थे। यानी सार तिक्रम प्रपंच छल करके मैंने जेएनयू को किसी प्रकार से ध्वस्त करना इनका अपना रहा। लेकिन वह आग की तरह फैला आंदोलन, न केवल हमारे देश के सारे विश्वविद्यालयों में छात्रों के भीतर वह आक्रोश फैला, बल्कि बाहर दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों के दलित छात्रों, बहुजन छात्रों का एक ऐसा जमाव बढ़ा कि आप उस समय के माहौल को देख लीजिए तो पूरा का पूरा आता है। हमारी जो प्रिंट मीडिया है उसमें तो खबरें बहुत कम आ पाती हैं। बीबीसी लंदन के द्वारा हम जानते हैं, या उसके द्वारा जानते हैं, या कहीं हैदराबाद में घटना हो रही तो वहाँ के फेसबुक पर किसी ने डाल दिया तो सोशल मीडिया के द्वारा वह वायरल हो जाता है, अखबारों में बाद में आता है। तो ये एक ऐसे आंदोलन की दुआत बन गई है हमारे यहाँ के, खास तौर से जो गुजरात का दलित आंदोलन है, ऊना की घटना, वह तो स्वतः स्फूर्त है। जो लाखों की भीड़ हम देख रहे हैं वहाँ इकट्ठा है, तो वह ऐसा नहीं कि एक साथ वहाँ आ गए हैं। तो किसी गांव से वहाँ 10-20 लोग निकले, अब यह चल रहा है। आक्रोश और प्रतिरोध की भावना सबके मन में है। उनको देखा, उनके साथ 50 लोग होली, गांव से गांव होते 50 सैकड़ों होते होते ऐसी भीड़ वहाँ पर आई है। तमाम स्त्रियाँ भी उसमें शामिल हैं वहाँ। तो ऊना के दलित आंदोलन ने एक नया दलित आंदोलन को एक ट्विस्ट करके एक नई दिशा दे दी है। और उसकी विशेषता यह रही कि जहाँ जहाँ से वह जा रहा था, वहाँ जो मुस्लिम बस्ती थी, मुसलमानों के द्वारा उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। और न केवल फूल बरसाए जा रहे थे, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान उसमें शामिल हुए। मुझे मालूम हुआ कि वहाँ के ओबीसी के लोग भी उसमें शामिल हैं। तो ओबीसी मुस्लिम समुदाय उस दलित आंदोलन को पूरी तरह से लेकर जो 2.5-3 लाख की भीड़ वहाँ दिखाई पड़ रही है, उसे एक नई दिशा दी है। दूसरी बात यह है कि उसकी एक और विशेषता यह है कि अब वह आरक्षण की बात यहाँ इसकी बात नहीं की गई। उसने सीधे जो ब्राह्मणवाद की पॉलिटिक्स है, जो बहुजन समाज को तोड़ना, अलगाव पैदा करना और उसके ऊपर शासन करना, इसके विरोध में उसने जो खड़ा किया है, जो गायों वाला प्रकरण जो चला, तो अब जिग्नेश का वाक्य आपको याद होगा ना, जो उसने कहा यह पूंछ आप, गाय की पूंछ आप ले लीजिए, हमें ज़मीन दीजिए, हमारी ज़मीन वापस कीजिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यह गाय की पूंछ ब्राह्मण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। ये होता है ना, कर्मकांड कराते हैं, जब आदमी मरणासन्न होता है तो क्या करते हैं, उसको कौन सा रस्म कहते हैं कि जैसे आप तो प्राण नहीं बचेंगे, तुलसी डालकर जल पिलाइए, इनका गोदान कराइए, गोदान करा दीजिए, बस अब ये इनके प्राण निकोले हैं। तो गोदान करा देना, उसका उस गाय की पूंछ पकड़ करके यह आदमी बैतरणी पार करके स्वर्ग में चला जाएगा। तो पूंछ आप रखिए का सिंबॉलिक यह है
कि अब यह गाय की पूंछ आप लो, इसकी पूंछ पकड़ करके बैतरणी पार करते हुए स्वर्ग में जाओ, हमें तुम्हारे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। अगर यह स्वर्ग जाने का पासपोर्ट है तो मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट मैं वापस करता हूँ। गाय की पूंछ का पासपोर्ट तुम रखो स्वर्ग जाने वाला, हमें वह नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़मीन चाहिए। ये बड़ी तेज़ी के साथ चला है और चारों तरफ इसका मतलब वो हो रहा है, हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। सर पूरी दुनिया में देखें तो हर जगह समस्याएं थी, कहीं रंग के आधार पे, कहीं जाति के आधार पे, कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव था। लेकिन पूरी दुनिया में जैसे जैसे हम सिविलाइज हुए, 21वीं सदी की तरफ बढ़े, तो वो चीज़ें कमी हैं। लेकिन भारत में जब आप आते हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, कास्टिज्म उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लैंगिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये वो तबका जो मेन स्ट्रीम में है, जो संसाधनों पर कब्जा है, वो क्यों संवेदनशील नहीं होना चाहता है? देखिए, जो तबका सत्ता, वर्चस्ववादी सत्ता जिसके हाथ में है, वो कभी नहीं चाहेगा कि जातवाद खत्म हो, क्योंकि जातवाद अगर खत्म हो जाएगा तो उसका तो सिंहासन ही डोल जाएगा ना। जाति व्यवस्था बनी रहेगी तभी तो उनका शासन मजबूत रहेगा, इसलिए वे कभी नहीं चाहेंगे। जब तक यह हिंदू धर्म है तब तक जात व्यवस्था रहेगी, और जब तक जात व्यवस्था है तब तक आरक्षण का मुद्दा भी रहेगा। ये इसमें है। हमारा मतलब ये होता है कि उस जातवाद पर प्रहार कर उसे तोड़ने की बात तो करें, करने के साथ ही साथ उसको जो लेकर के सत्ता में हमारी अपनी भागीदारी भी हो, और भागीदारी तभी हो सकती है जबकि उनको हम वहाँ से अपदस्थ करें। जो ब्राह्मणवाद के प्रपंच हैं, जो उनके छल छद्म हैं, उनके जो पाखंड हैं, जैसे उन्होंने हमारा इतिहास ही ख़त्म करके अपना इतिहास जो खड़ा कर लिया है, हमारी विजय को पराजय में बदल करके अपनी विजय दर्ज कर दी है। और अब इसके भीतर बहुजन समाज में इस प्रकार की चेतना जाग रही है, अपने इतिहास को लिखा जा रहा है, फिर से लिखा जा रहा है। जैसे तो महिषासुर जननायक के रूप में, ठीक है ना, ये हमारा आदिवासी समुदाय का बहुजन समाज का नायक था, बहुत दुर्धर्षशाली था। अब उसको पराजित तो आप कर नहीं सकते थे। इन्होंने जिसका भी पराजित करने की बात कही है, जिनके इतिहास में पराजित नहीं है, वो छल पूर्वक, कपट पूर्वक उसको माने इस प्रकार से उसको हड़प लिया है, उसकी हत्या की है। तो दुर्गा सिंबल होंगे, उसके बाद बड़ी व्याख्याएं हो रही हैं कि उसको कहीं कहीं से उसके माध्यम से दुर्गा का इस्तेमाल किया। और कई बार होता है कि दुर्गा कोई स्त्री नहीं थी, दुर्गा पुरुष ही रहे होंगे, ढंग से रहे हैं, ये सारी बातें हैं, उसका दबा हुआ है। उनकी मैथोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हिंदू मैथोलॉजी जो है ना, अब जैसे बलि और बामन की घटना है ना, कि विष्णु ने बलि को छलने के लिए, उसका राज्य हड़पने के लिए बामन का रूप धारण किया। ये क्या है? ये बदमाशी ही ना है। यानी एक शक्तिशाली राजा है, उसके राज्य को ले लेने के लिए आप इतना झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं कि बामन का रूप धारण किया कि तीन पग हमें जमीन चाहिए। देखा ठीक है, तो देखा कि तो बौना आदमी है, इसका पाँव कितना पड़ेगा, 3 पाँव चाहेगा तो वहाँ तक तो उसको दे दिया जाएगा। और लेकिन जब जो है 3 पाँव पर वचनबद्ध हो गए, हाँ 3 पाँव आप नाप लो, तो कहा वो विष्णु हो गए, और विष्णु के बाद वो नाप गया। यानी मतलब यह है कि जो बलि राजा था, जो बहुजन समाज का नायक था, उसको छल पूर्वक, प्रपंच पूर्वक जो है देवी देवताओं और ईश्वर की मदद ली है। इनके देवी देवता ईश्वर तो इन्हीं के बनाए हुए हैं ना। और उनके अर्जुन को परास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि कर्ण का कवच और कुंडल न ले लिया जाए। कर्ण क्या था? सूत पुत्र है, वह मन शुद्ध क्षत्रिय अर्जुन का नहीं है। लेकिन सारा जो ब्राह्मण समुदाय है, दुर्योधन से लेकर द्रोणाचार्य से लेकर सब अर्जुन के पक्ष में खड़े है ना। तो अर्जुन को अपराजय बनाने के लिए उसका कवच और कुंडल, जब तक उसका कवच कुंडल नहीं लिया जाएगा तब तक उसको कोई मार नहीं सकता है। तो क्या लगता है कि जो वर्तमान जो अभी ये सारी मैथोलॉजी की चीज़ें हैं, उसको ये आप आज पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में 21वीं सदी में भी उसी तरीके से सोच रहे हैं, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और छल प्रपंच करके जो बहुसंख्यक समाज है उसको हाशिए पर रखने की कोशिश? नहीं, जो छल प्रपंच करके किया गया है, अपने इतिहास को दुरुस्त करना। जो हमारे सामने जो ओबीसी समाज अशिक्षित था, यह था, वो ढंग से रहा है। अब उसके सामने उसकी सच्ची घटनाएं लानी है कि जो घटनाएं घटी हैं, कैसे कैसे ये सब हुआ है। जो इन्होंने कहा वही इतिहास नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास मतलब दूसरे ढंग से रहा, जिसको तोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश किया है। तो जो भी रहा है, और इस तरह से देखिए कि जितने माने ये चाहे कर्ण हो, चाहे बलिराजा हो, चाहे वो ये सब रहे हों, अकासुर बका, जितने जो विद्रोह करने वाला था, उनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जात पात से जिसने विरोध किया, कभी उसको असुर और राक्षस कहा गया, कभी दस्यु कहा गया, और बाद में जब वामपंथी लोगों ने कहा तो उसे देशद्रोही कहा गया, कम्युनिस्ट कहा गया। और आज जब दलित तो उसके द्वारा हो रहा है, तब इसमें कह रहे हैं कि तो अलगाववादी लोग हैं, तो जात की बात कर रहे हैं, इस ढंग की। तो शंकराचार्य, बुद्ध ने जब खड़ा किया तो शंकराचार्य ने उसका इस ढंग से जो प्रतिरोध, क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, तो उसकी
धार को देखते हैं कि उसका विरोध करो, और विरोध करने के बाद भी अगर वह आंदोलन जिंदा है समाज में, तब उसको डिस्टार्ट करके दुष्प्रचारित करो, और फिर अगर उसके बाद जिंदा रहता है तो आत्मसात कर लो, अपने में अनुकूल बना लो। शंकर और कुमारिल ने बुद्ध के आंदोलन के साथ यही किया। तुलसीदास ने निर्गुण धारा के कबीर और रैदास के क्रांतिकारी आंदोलन को उन्होंने भी आत्मसात करने की कोशिश की। आज फिर दलित आंदोलन, नारीवादी आंदोलन को ये परंपरावादी उसको बाहर की चीज़ बताते हुए कि तो यूरोप का प्रभाव है, वहाँ का प्रभाव है, उसको हस्तगत करने की प्रक्रिया में शुरू है। तो ये लंबा इतिहास है। अभी के हालात देखें, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, आज हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, वोट का अधिकार है, तो उसमें क्या देखते हैं? चूंकि अंबेडकर भी मानते थे कि राजनीतिक रूप से ही हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, सत्ता में ही आना होगा आपको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, कांसीराम ने भी यही कहा। तो अब अभी जो राजनीतिक हालात है, ये एक पार्टी विशेष का इस देश में सरकार है जिसको कहा जाता है कि वो अपर कास्ट डोमिनेटिंग पार्टी है, जो भी तो आपको क्या लगता है बहुजन समाज को किस रास्ते पर जाना चाहिए ताकि वो सत्ता में उनकी भागीदारी उनकी संख्या के हिसाब से तय हो सके? अभी तो देखिए, बहुजन एक तो हो, बहुजन का कोई एक संगठन तो है नहीं, जितनी जातियों का अलग अलग तोड़ कर रखा है। दूसरी बात, अंबेडकर ने यह भी कहा था जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जब लागू करना हुआ संविधान, तो उन्होंने कहा कि दुनिया का अच्छा से अच्छा संविधान गलत साबित हो जाएगा अगर उसे लागू करने वालों की नीयत साफ न हो, और बुरा से बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है अगर उसे लागू करने वालों की नीयत साफ हो, वे सच्चरित हों, ईमानदार हों। हमारे यहाँ सत्ता का चरित्र ही इस प्रकार से मक्कारीपूर्ण है। चाहे मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे राजनीतिक दलों की स्थितियाँ यह हैं कि कोई सांपनाथ है, कोई नाथनाथ है। सत्ता का सुख भोगते ही, वहाँ पर पाते ही वे सब जनता को भूल जाते हैं, किसके लिए आए हैं, किसका काम किया है। तो इन्हीं की बात नहीं है, सत्ता पर पहुँचते ही वो जो सत्ता को चलाने वाली तो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो सब सांपनाथ है, नागनाथ हैं। ऐसा नहीं कि ये आए क्यों, अगर कांग्रेस ने सही किया ही होता तो इनके आने का सवाल ही नहीं था। तो इसलिए वह बराबर चलता रहता है, जो भी उसमें से आता है वो उसे ब्यूरोक्रेसी अपने ढंग से डालती है। सवाल यह है कि उस ब्यूरोक्रेसी को अगर कोई सत्ता मानवतावादी या इस प्रकार की हुई, पूरा उस ढंग का हुआ, तो थोड़ा उसको बनाता। एक धर्मनिरपेक्षता का बन रहा था, अब इसके साथ जो बन रहा बड़े दूसरे ढंग से, बड़े क्रूअल ढंग से बन रहा है, तो उसको चला रहा है। तो ये उनका रहा है। लेकिन जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। अब जनता ने अगर एक बार थोक के भाव सपना खरीद लिया तो जनता का मोहभंग भी हो रहा है। अगर यह मोहभंग न होता तो गुजरात जो मोदी का अपना प्रांत है, कलबुर्गी की हत्या की गई, रोहित बिमला की गई, तमाम लोगों की हत्याएं की गई, साहित्यकारों ने अपने तमाम सम्मान वापस लौटाए, और इनके साक्षी तोगड़िया बोगड़िया से लेके आग उगल रहे हैं। एक शब्द भी प्रधानमंत्री कभी बोला कि यह गलत हो रहा है, या एक बार भी उसने उसकी निंदा की। लेकिन गुजरात के दलित आंदोलन के बाद पहली बार मुखिया ने अपना मुंह खोला, और गुजरात की जो मुख्यमंत्री थी उनको बदला। ये बहुत बड़ी उनकी बेचैनी देखिए, गुजरात से उनको हिला दिया है। मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद वो जब नहीं हुआ तो उसमें नकली गोरक्षक और असली गोरक्षक क्या नाटक कर रहे हैं आप? अरे विश्व हिंदू परिषद के यहाँ उसमें नकली और असली को पहचानो, उनको जेल के नीचे डालो। अब गांधी की तरह नकल कर रहे हो कि दलितों को मत मारो, जिन्हें दलितों को मारना है तो हमारे छाती पर गोली मारो। ये कोई बयान है किसी प्रधानमंत्री का? गांधी जी ने कहा कि भारत विभाजन नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा, अगर पाकिस्तान बनता है तो हमारी लाश पर बनेगा। पाकिस्तान बना भी, गांधी जिंदा भी रहे। इसलिए यह राजनीतिक नेताओं का नकल करके उस प्रकार की बयानबाजी करना, ये बहुत छिछले स्तर का मामला होता है। ये नहीं लगता कि भारत इतने महान देश का इतना प्रधानमंत्री इस प्रकार की बोल रहा है। तो दोगली राजनीति जो है होती है इसमें से, जो केवल अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है, वह उस दिन बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। भविष्य में कोई आपको बहुजन एकता की तस्वीर दिख रही है बनती हुई, जो राजनीतिक रूप से प्रभावी होगा और इस देश में सत्ता के शीर्ष पर बहुजन समाज के लोग जाएंगे? देखिए, जाना तो है, तो अभी कांचाई लैया का अभी कहना था कि जो ब्राह्मणों ने जो शासन किया उसके बाद अगर कोई करेगा तो यह जो है, या जो इस्लामिक और मुस्लिम का जो एक बनता है वही अपना करेगा उसमें से, और क्रिश्चियनिटी का पूरा विवरण देख लेने के बाद। तो भविष्य तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जो चीज़ें हैं, और बहुजन समाज में जो एक कशमकश चल रही है, एकता की बात चल रही है, पूरे बहुजन की बात जो की जा रही है, अलग अलग नहीं, और उनके अपने इतिहास को टटोला जा रहा है, अपने साहित्य को टटोल कर उसकी बातें की जा रही हैं, और एकता का एक बंध जो बनाया जा रहा है, और जिस दिन यह साकार हुआ तो इनके रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो तो उनको आना ही आना होगा।
जिस तरह से अंबेडकर का प्रादुर्भाव एकदम तेजी से हुआ, बीच में उनको एक दफन करने की साजिश हुई थी। अब जैसे ही बहुजन समाज के बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, कॉलेज पहुंच रहे हैं, वो अपने साहित्य को ढूंढ रहे हैं, अंबेडकर को पढ़ा जा रहा है और उनका कुछ लोगों का कहना है कि अंबेडकरवाद, अंबेडकर युग की वापसी हो रही है। तो इसे पूरा आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है आपको कि एक राजनीतिक रूप से बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में होने जा रहा है अंबेडकर की वजह से? मैं बहुत पहले एक लेख लिखा था, करीब 15 साल पहले, तो उसमें कुछ वाक्य आते थे जिसमें पत्रकार ने उसको बॉक्स में छाप दिया था ऊपर कि रही होगी 20वीं शताब्दी गांधी, नेहरू और तिलक के नाम, 21वीं शताब्दी तो फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर की शताब्दी है। ये 11 साल पहले मैंने प्रगतिशील वसुधा में मेरा लेख छपा था, उसमें बॉक्स में डाल दिया था। ये समाज की दिशा को मेरे सामने इतिहास था। भारतीय राजनीति में गांधी जी, भारतीय राजनीति में नेहरू जी, भारतीय राजनीति में अंबेडकर जी क्यों नहीं? जो कैसे गलत ढंग से अपनी चीज़ों को लेके, जो उनके अपने फाइटर्स ऑफ फ्रीडम के रूप में जो है गांधी या नेहरू हैं, तिलक हैं, झांसी की रानी, मंगल पांडे, जो सवर्ण नायक हैं खासतौर से उस तरह के, उनको हाईलाइट। झलकारी बाई का नाम क्यों नहीं? झलकारी बाई जो मानी झांसी की रानी के सेनापति तो का पूरा निर्धारण करती थी। और यह भी है, अब मालूम हो गया कि झांसी की रानी युद्ध के मैदान में नहीं मरी थी, अंग्रेजी दस्तावेजों के आधार पर वह नेपाल में मरी थी, लेकिन यह भी गलत हुआ। उसमें यह है कि वहाँ तो घायल हो गई थी, इतिहास मिलता घायल हो गए। घायल होने के बाद किले के पास जाकर के एक बहुजन की वो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में उनको मरणासन नहीं थी, झोपड़ी फूंक करके उनको उसमें जलाया गया। और आप उनका मना करेंगे, माता दीन भंगी की बात नहीं करेंगे, झलकारी बाई की बात नहीं करेंगे, उदाबाई की बात नहीं करेंगे जिसने 40 अंग्रेजों को मारा था। इतिहास से सब बेदखल है। दलित आदिवासी जो सचमुच में लड़ाई लड़े थे, गांधी, नेहरू, तिलक ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो सबज्ञा आंदोलन और यह हुआ चला। और बिरसा मुंडा ने, तिलका मांझी ने तो बाकायदा धनुष बाण और उनसे लेकर के बड़ी संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी वहाँ पर। हमारे इतिहास से सब बेदखल हैं। तो ये चीज़ें जो आ रही हैं, सब अपना जानकर सब एकजुट हो रहे हैं। दलित आदिवासी और ये बहुजन समाज जो है इकट्ठा होते हुए एक चेतना आई, और गुजरात के दलित आंदोलन ने एक नई जान फूंक दी है और उसमें से एक कशमकश चल रही है। ऐसा लगता है, मतलब भविष्य की बात तो कोई नहीं कहता है, कि यह बहुजन समाज में अगर यह जागृति ऐसी बनी रही तो निश्चित रूप से भविष्य जो है उन्हीं का अपना होगा। और यह लाग करते रहेंगे 5 साल तक, 6 साल जितना भी रह लें, कर लेने के बाद वो उस चीज़ें नहीं रह जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिराम यादव, जिनका कहना है कि जिस तरह से ओबीसी समाज में, एससी समाज में, माइनॉरिटी में एक जागरूकता आई है, जिस तरह से उनके खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, और अत्याचार और आरक्षण ये दोनों ऐसी वजह है जिस वजह से ये समाज एकजुट हो रहा है। और अगर इसी तरह की एकजुटता बनी रही तो आने वाले समय में सत्ता से लेकर शीर्ष में ये पहुंचेंगे, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेंगे, इनकी भागीदारी होगी देश में, और एक मजबूत देश भी बनेगा इसी से। क्योंकि किसी भी देश में आप बहुसंख्यक समाज को हाशिए पर रख के एक मजबूत देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।